हम आपको एक बताते सीरीज, ये आपको याद करना है। लिख बासर काना मग मग अल मंजन। इसी के बाद बेटा, इसी के बाद लिखेंगे मंजन कर फी सड को नी एसन पी बी एच। सीधा लाइन से चलते जाएंगे, एसन पी बी एच। उसके बाद क्या है दोस्तों, एसन पी बी एच सी यू एच जी ए जी पी टी ए यू। ये क्रम चलता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में। फिर सुनिए, लिख बासर काना मग अल मंजन कर फी सड़को नी एसन पी बी एच। फिर उसके बाद दाम के हिसाब से, जैसे से बेटा इनकी प्राइस महंगी हो रही है वैसे इनकी सक्रियता भी प्लस में होती जा रही है। तो अब ये देखिए, जो धातुएं जितनी ऊपर होंगी उनकी सक्रियता उतनी ही अधिक होगी, जो धातुएं जितनी ही नीचे होंगी उनकी सक्रियता उतनी ही कम होगी दोस्तों। और एक बात, हाइड्रोजन के ऊपर जितने तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन के ऊपर पी बी है, ये सब हाइड्रोजन के ऊपर हैं, तो ये सब की सक्रियता जो है माइनस में होगी। हाइड्रोजन के नीचे वाले सबकी किस में होती है, प्लस में होती है। ठीक दोस्त, क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन में कह रहा है कोई 5 तत्व, आपके पास कोई 5 तत्व है, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई। इनके बेटा ई नॉट के मान आपको दिए हैं। देखिए सवाल में, एक का मान दिया माइनस का 136 वोल्ट, बी का मान दिया है प्लस का 0.32 वोल्ट, और सी का जो मान दिया है कितना है, क्रम में देखिएगा, सी की वैल्यू है 1.36 वोल्ट। बोलो। और उसके बाद जो हमारा डी की वैल्यू है वो कितनी है, माइनस का 0.42, और जो हमारी वैल्यू है ई की वो है माइनस का 1.26 वोल्ट। तो इनकी घटती हुई सक्रियता के क्रम में लिखना है। तो दोस्तों, घटती हुई सक्रियता मतलब जिनकी जितनी ज़्यादा माइनस होगी उसकी सक्रियता सबसे ज़्यादा होगी, तो हम लिखेंगे घटती सक्रियता। क्या लिखेंगे दोस्तों, सक्रियता। बेटा इनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, कि जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, जिसमें जितना ज़्यादा माइनस होता है वो उतना ज़्यादा सक्रिय होगा, मतलब उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो सबसे ज़्यादा माइनस है, सबसे ज़्यादा माइनस इनमें देखो बेटा, सबसे ज़्यादा माइनस ये है, ये सबसे छोटी संख्या का देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगी। पहले इसको लिखेंगे, तो ये किसका है, ये है। ठीक है, उसके बाद देखें दोनों में सबसे ज़्यादा माइनस कौन है, ये है बेटा। कौन सा नंबर है, ई नंबर। तो कौन सा नंबर इसके बाद, माइनस का 2.6 वोल्ट, इसकी वैल्यू कौन हो गई, ई हो गई। उसके बाद माइनस का ये है बेटा, माइनस का 0.42, इसका मतलब ये कौन सा है बेटा, ये डी नंबर है। तो इसके बाद कौन आएगा, डी आएगा। उसके बाद सबसे कम क्वांटिटी ये है, कौन सा, बी नंबर। तो बेटा देखो 0.32 वोल्ट है, सबसे कम है। जो सबसे ज़्यादा होगी उसकी सक्रियता सबसे कम होगी, याद रखना। जो सबसे छोटी संख्या होगी उसकी सक्रियता उतनी ही ज़्यादा होगी। उसके बाद ये है, तो ये बोले तो वी। ठीक है, और सबसे लास्ट में आएगा 1.36 वोल्ट प्लस में है, ये लास्ट में सबसे जो सी है, तो सबसे लास्ट में सी आया। तो इसमें सबसे सक्रियता घटते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा एक ही है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा माइनस का है। उसके बाद ये, इसको छोड़ दो, सबसे ज़्यादा माइनस का इन सब में ये है। उसके बाद इसकी सक्रियता है, फिर इसकी, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी सक्रियता लिख दी है बच्चों। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगले नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों आज हम बता दें, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी तत्व हैं, जैसे भी हमने बताया था इस क्वेश्चन में, देखिए हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी तत्व हैं
सब अम्लों से हाइड्रोजन गैस निकालती है, लेकिन हाइड्रोजन के नीचे जो तत्व होते हैं वो अम्लों से हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते। लिखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातु सभी धातुएं जो हैं अम्लों से क्रिया करके, मतलब एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन के नीचे स्थित कोई भी धातु अम्लों से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कुछ तत्व बढ़ते हुए इलेक्ट्रोड विभव, कुछ तत्व बढ़ते हुए इलेक्ट्रोड विभव ई के अनुसार निम्नलिखित क्रम में है। तो सबसे निम्न में से कौन सा तत्व अम्लों से हाइड्रोजन गैस निकाल सकता है? तो आप देखिए 4 तत्व आपको दिए इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों इन चारों में आपको एक चॉइस करना है। आप बताइए इन चारों में हाइड्रोजन के ऊपर कौन है? इन चारों में जो हाइड्रोजन के ऊपर होगा वो अम्लों से हाइड्रोजन गैस निकाल सकती है। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन के ऊपर देखो जो है यहाँ पर Ag और Cu हाइड्रोजन के नीचे है, तो Ag और Cu हाइड्रोजन के नीचे है, तो ये दोनों गैस नहीं निकाल पाएंगे। हाइड्रोजन के ऊपर जिंक है और Mg है, देख लो हाइड्रोजन के ऊपर जा रहे हैं, देखिए Mg मिला, ठीक है, Mg मिला, जिंक मिला, ये दोनों हाइड्रोजन के बहुत ऊपर हैं, समझ गए? तो क्या लिखेंगे? विद्युत रासायनिक श्रेणी में Mg और जिंक हाइड्रोजन के ऊपर है, इस वजह से अम्लों से हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हैं, और ये अम्लों से हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल सकते क्योंकि Cu और Ag विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है। तो आप कौन सा आंसर लिखेंगे? आपका जो आंसर होगा Mg और जिंक होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड गर्म करने पर विक्षेपित होता है? तो आपके पास 3 तत्व दिए हैं, जिंक ऑक्साइड, CuO, MgO, Ag2O। तो लिखोगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे स्थित धातु H के नीचे स्थित धातु, ठीक है, का ऑक्साइड गर्म करने पर, का धातु का ऑक्साइड को गर्म करने पर वह विक्षेपित हो जाएगा, वह विक्षेपित हो जाएगा। अब बताइए हाइड्रोजन के नीचे कौन है? क्या इन चारों में से हाइड्रोजन के नीचे ये है दोस्तों? नहीं, ये तो हाइड्रोजन के ऊपर है। ठीक है, बेटा हाइड्रोजन के नीचे ये और ये है दोस्तों। तो क्या लिखेंगे इसमें? जो है ये दोनों क्या होंगे? धातुओं के ऑक्साइड गर्म करने पर क्या होंगे? विक्षेपित हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये 2 धातुएं हैं, इनका आंसर। ठीक है, नोट कर लो दोस्तों। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील छोड़ने पर उन पर तांबा क्यों जम जाता है? क्या प्लेटिनम के टुकड़े पर ऐसा होगा? कारण बताइए। देखिए दोस्तों, इसको पहले हम आसान भाषा में आपको समझा दें, बाकी इसकी डिफिनेशन आपके स्क्रीन पे दी गई है, इसको देख लेंगे। पर इसकी डिफिनेशन समझते हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील छोड़ने पर उस पर तांबा क्यों जम जाता है? क्योंकि लोहा जो होता है वो सक्रिय होता है, क्योंकि ये कॉपर सल्फेट के विलयन जो है कॉपर से ऊपर होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर से ऊपर होता है लोहा, तो अधिक सक्रिय होगा। तो ये कील डालने से इस पर लोहे की कॉपर जम जाता है, जबकि प्लेटिनम कॉपर सल्फेट के नीचे आता है। कॉपर सल्फेट के विलयन से जो कॉपर है, कॉपर धातु से नीचे आता है, इस वजह से इसमें
नहीं जम पाता। तो क्या लिखेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe Cu से ऊपर है और Pt पर ऐसा इस वजह से नहीं होता। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्या Fe+2 Cu+2 को अपचयित कर सकता है? निम्न में सबसे अच्छा अपचायक कौन है? देखिए दोस्तों, क्या Fe+2 आयन Cu+2 को आयनों को अपचयित कर देगा? हाँ, अपचयित कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो Fe है ऊपर होता है, कॉपर नीचे होता है, इस वजह से बेटा इसको अपचयित कर देगा। ठीक है इसका आंसर। लेकिन जो दूसरा नंबर है, निम्न में से सबसे अच्छा अपचायक कौन है, तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन देंगे? देखो, सबसे अच्छा अपचायक वो है जो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी राशि है। जैसे अगर देखें सबसे बड़ी कौन सी इनमें, तो जो जितनी ज़्यादा माइनस में होगी उतनी छोटी होती है। तो यहाँ पर देखा जाए जो Fe का है वो कितना 0.77 माइनस का जो है वोल्ट, मतलब ये सबसे बड़ी राशि इन सब में। ठीक है, सभी माइनस में ये सबसे बड़ी राशि, इस वजह से ये सबसे अच्छा अपचायक होगा। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ तत्व के इलेक्ट्रोड विभव निम्नलिखित प्रकार के हैं, तो इनकी विद्युत रासायनिक श्रेणी बताइए। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया है जो Va है इसकी वैल्यू दिया है -2.90 वोल्ट। ठीक है, Mn की वैल्यू गिवन है -1.18 वोल्ट और Fe की जो वैल्यू गिवन है वो है -0.44 वोल्ट। ठीक दोस्तों, और Cu की जो वैल्यू है +0.34 वोल्ट है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाना, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो सबसे ज़्यादा माइनस का होगा उसको आप सबसे ऊपर रखेंगे। सबसे ज़्यादा माइनस में कौन हो दोस्तों? यहाँ पर सबसे ज़्यादा माइनस में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा माइनस में Va है, उसके बाद सबसे ज़्यादा माइनस में ये Mn है, उसके बाद Fe है, उसके बाद कॉपर। तो ये विद्युत रासायनिक क्रम में है ही है। तो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये है ही। चलिए दोस्तों अगला नंबर सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होगा? बेटा जो जितनी ज़्यादा प्लस में संख्या होगी उतनी ज़्यादा प्रबल ऑक्सीकारक होगी। तो आप इसमें देखिए सबसे ज़्यादा प्लस क्या है, प्लस का 1.52 जो है यहाँ सबसे ज़्यादा है। देख लीजिए इसमें इस क्वेश्चन में है E की जो सबसे बड़ी वैल्यू है 1.52 वोल्ट। ये किसका है? यह है MnO4 माइनस का। तो इसमें सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा दोस्तों? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक MnO4 माइनस होगा। ठीक दोस्तों, चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्न अदब-क्रिया के E0 पर इस प्रकार दो रिएक्शन दी है। देखिए Cu पहली रिएक्शन आपकी जो दी है वो Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन, Cu इसकी जो वैल्यू है प्लस का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रोड विभव की जो वैल्यू है ये दिया है। उसके बाद Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन, Zn -0.76 वोल्ट। ये आपको रिएक्शन गिवन है वोल्ट में। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उपरोक्त से बताइए जब Cu और जिंक परस्पर अपक्रिया करेंगे तो कौन सी आयनिक अपक्रिया होगी? तो अपक्रिया होगी इन तीनों में ये वाली जिंक वाली होगी, क्योंकि जिंक ऊपर स्थित है तो ये कॉपर सल्फेट के विलयन से क्रिया करेगा। बेटा ये विलयन है, जिसके ऊपर चार्ज होता है विलयन होता है, सल्यूशन होता है। क्या होता है ये? सल्यूशन होता है। किसका सल्यूशन है? कॉपर का। किसका सल्यूशन बेटा? ये कॉपर का। ये धातु है। ये क्या है? ये धातु है। ठीक दोस्तों, आपको एक बात और बता दें, जब ये क्रिया करेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, मतलब जिंक ये वाला जो है विलयन बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा, धातु अलग हो जाएगा। धातु क्या है? ये हो गया। विलयन किसका हो गया? जिंक का। विलयन किसका हो गया? जिंक का। तो ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। याद रखिएगा, सबसे पहले हम धातु की क्रिया कराते हैं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होता है। ठीक है, विलयन उसको लेते हैं, जस्ट इसके नीचे वाले तत्व को विलयन लेते हैं। ठीक है,
तब उनकी रिएक्शन कराने के बाद वो उल्टा हो जाता है, तो ये विलियन बन जाएगा, ये धातु बन जाएगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। चलिए दोस्तों अगला नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा जिंक या आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर विस्थापित कर सकता है लेकिन प्लेटिनम या गोल्ड नहीं। फिर हमने बताया बेटा विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसको विलयन से विस्थापित कर देगा, ठीक है, लेकिन नीचे स्थित धातु अपने से ऊपर स्थित धातु को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर पाएगा। जैसे अगर यहाँ बात करें जिंक या आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन को विस्थापित कर देता, क्यों करता, देखिए जिंक जो है कॉपर सल्फेट से क्रिया कर देगा, जिंक सल्फेट बना देगा, मेरी बात समझिएगा, ठीक है, और कॉपर को अलग कर देगा ना। या आयरन बोले तो Fe जो है ये भी कॉपर सल्फेट की क्रिया करेगा, क्या बना देगा, Fe फेरस सल्फेट बना देगा और कॉपर को अलग कर देगा। लेकिन प्लेटिनम और गोल्ड नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे स्थित है, हाइड्रोजन के नीचे हैं, तो नहीं कर पाएंगे। जैसे Pt है, अगर इसकी कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराएं तो लिखोगा नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि बेटा ये Pt जो है ये नीचे है, इससे कॉपर से इसका स्थान नीचे है, क्या है, नीचे, लेकिन इसका वो स्थान ऊपर है, क्या है, ऊपर है, ये क्या है, ऊपर है। इस वजह से बेटा ये इसको विस्थापित कर देगा और ये विस्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक है, समझ गया, इससे क्या है, नीचे है। और Ag भी जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को नो रिएक्शन कर पाएगा, मतलब कुछ नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि इससे ये नीचे है, कहाँ है बेटा, ये नीचे है, नीचे वाला जानता कुछ नहीं कर पाएगा, ऊपर वाला कुछ भी कर ले। तो दोस्तों चलिए अगला नंबर सवाल हम देखते हैं। अगला नंबर सवाल कह रहा है कारण देते हुए बताइए कि निम्न प्रकरणों में अभिक्रिया होगी या नहीं। देखिए दोस्तों ये अभिक्रिया होगी या नहीं, तो इसमें अभिक्रिया ए होगी और अभिक्रिया भी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो Br है वो I से ऊपर स्थित है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो Br है वो I से ऊपर स्थित है। देखिए दोस्तों सवाल में क्या दिया है, नंबर ए नंबर में आपको एक रिएक्शन दिया है, Br2 लिक्विड है और ये विलयन है, तो ये रिएक्शन करेगी, इसमें क्या होगा, I2 अलग हो जाएगा और कैल्शियम Br2 हो जाएगा। तो आपको पता है ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि बेटा ये जो I है ये ऊपर स्थित है, किससे, ऊपर है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये ऊपर स्थित है, लिक्विड है ना ये, इस वजह से। और उसके बाद जो हमारा Fe है, दूसरी रिएक्शन Br2 प्लस कैल्शियम Fe2 क्या है, इसमें नो रिएक्शन होगा। नो रिएक्शन क्यों होगा, क्योंकि जो ये है ये नीचे स्थित है, Br2 से ये नीचे स्थित है, इस वजह से ये नो रिएक्शन देगा, ठीक दोस्तों। और धातु में इसका उल्टा चलता है, धातु में इधर चलता है, ठीक है, इसमें ऐसे चलेगा, ठीक है, ये विलयन है, ये लिक्विड है, ये धातु है, ये धातु है, समझ गए, हाँ, इसलिए एरो उल्टा बना बेटा। चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप पढ़िए क्या कह रहा है, 4 रंगीन लवण PbNO3 का होल्ट वाइज AgNO3 जिंक है, NO3 का होल्ट वाइज CdNO3 का होल्ट वाइज के विलयन में कॉपर की प्लेट डुबोई जाती है तो किस विलयन का रंग नीला हो जाता है। तो आपको पता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं ऊपर स्थित होंगी वो अपने से नीचे वाले को उसके विलयन से हटा देंगे, उसका रंग बदल जाएगा। देखिए कॉपर की प्लेट डुबोई जाती है, तो यहाँ पर कॉपर के नीचे जो विलयन है वो आती है AgNO3। देखिए कॉपर नीचे होता है, Pb जो होता है ऊपर होता है, ये विलयन है, तो धातु नीचे है, विलयन वाला धातु ऊपर, तो नो रिएक्शन होगी। अब देखिए ये धातु ऊपर है, Ag नीचे है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप देख लीजिए वीडियो के स्टार्ट में बताया गया था, तो जो Ag है वो नीचे है और ये ऊपर, इस वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल है। और बेटा इसमें क्या है, कॉपर नीचे है, जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, जिंक ऊपर है, इस वजह से बेटा ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल
होगी, ये आपकी सही है। चलिए बेटा 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बार कह रहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से आप उन धातुओं को कैसे प्राप्त करोगे जो तनु क्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। बेटा जिनका मान ऋणात्मक होता है, जैसे हाइड्रोजन के ऊपर सभी ऋणात्मक होते हैं और हाइड्रोजन के नीचे सभी धनात्मक होते हैं, तो जो ऋणात्मक होता है वो अम्लों से हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, निम्न E0 के आधार पर बताइए कि इनमें कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रबल ऑक्सीकारक होगा। तो आपको हम बता दें, जिसमें सबसे प्रबल ऑक्सीकारक वो होगा जिसका मान इसमें सबसे अधिक धनात्मक होगा। तो 1.3 जो 6 है वो सबसे बड़ी वैल्यू है, तो इस वजह से ये मान सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक सेल में जिंक की प्लेट Zn+2 आयन के घोल में Cu की प्लेट Cu+2 आयन के घोल में डूबी है, तो दोनों प्लेटों की तार से जोड़ने पर इलेक्ट्रोड पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। ये रिएक्शन इसमें होगा, जो जिंक होगा, देखिए जिंक जो है Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन में टूटेगा क्योंकि ये माइनस में है, ऊपर आता है तो ऊपर वाला क्या होता है धातु इसमें टूटता है, जो नीचे वाला है ये प्लस में होता है, तो प्लस में होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन टूटेगा और ये धातु है, ये विलयन होगा ना ऊपर, तो इसको डिस्प्लेसमेंट कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मिलाएंगे कॉपर, तो ये रिएक्शन होगा। ऐसा क्यों होता है, प्लस के कारण, इसमें माइनस के कारण। चलिए दोस्तों उसके बाद के क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर बताइए Zn को NiSO4 के विलय में डुबोने पर उसका ऑक्सीकरण होगा। हाँ जी हाँ होगा, क्योंकि Zn ऊपर है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, जिंक जो है ऊपर है Ni नीचे है ना, तो उनके विलय में मिलाएंगे और रिएक्शन में Zn+2 अलग हो जाएगा और Ni अलग हो जाएगा, तो ये रिएक्शन होगा। जी हाँ होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि धातु ऊपर है विलयन नीचे है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप पढ़िए। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे, ये कारण सही स्पष्ट कीजिए। Sn+2 तथा Fe+3 किसी विलयन में एक साथ उपस्थित नहीं रह सकते, परस्पर क्रिया द्वारा Sn4 तथा Fe+2 बन जाते हैं, इस वजह से बेटा। उसके बाद दूसरा नंबर पढ़ लीजिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर पढ़ लीजिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन, कॉपर तनु H2SO4 में नहीं घुलता है और H2 गैस मुक्त नहीं करता, क्यों। देखिए कॉपर जो है हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, तो आपको पता है हाइड्रोजन के ऊपर सभी धातुओं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, जबकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे स्थित सभी धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते हैं। तो कॉपर का स्थान नीचे है बेटा, ये क्या है नीचे है, तो नीचे वाला स्थान से गैस नहीं निकाल सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। और एक जस्ते मतलब जिंक की बड़े क्षण को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर उसका रंग नीले गायब क्यों हो जाता है, धीरे धीरे गायब क्यों होता है नीले से, क्योंकि कॉपर ऊपर है और विलयन नीचे है, ये विलयन है, ये धातु है। अगर धातु ऊपर होगा विलयन नीचे होगा तो फिर क्या होगा भाई, कॉपर सल्फेट अलग कलर का होता है, और जिंक चला गया, कॉपर सल्फेट नीले कलर का होता है। जब जिंक सल्फेट बन जाएगा तो यहाँ विलयन तो जिंक का बन गया ना, तो ये नीला रंग गायब हो गया फिर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, लोहे की चादरों पर टिन का वायुलेपन किया जा सकता है। जी हाँ किया जा सकता है, क्योंकि लोहा जो है टिन से ऊपर स्थित है। 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 7वां पढ़िए, क्या कह रहा है। अब क्रिया निम्न ZnHNO3 का ऑल्ट वाइज और Ag, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं, क्योंकि धातु बेटा नीचे है, धातु नीचे है
विलयन ऊपर तो रिएक्शन नहीं होगी। अगर ये ऊपर होता धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में तो रिएक्शन पॉसिबल होती। चलिए 8वां नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 2KCl और I2 में 2KI और Cl2 क्या रिएक्शन पॉसिबल है? जी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में इसमें अधातुओं में बेटा इसको नीचे होना चाहिए, जो कि Cl नीचे है और I ऊपर है। इस वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। धातुओं में अपोजिट चलता है धातुओं से, ठीक है। ये रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि I बेटा क्या है, ऊपर स्थित है और Cl नीचे। तो यहाँ पर Cl को ऊपर होना चाहिए था, I को नीचे होना चाहिए था, मतलब तो रिएक्शन पॉसिबल हो जाती। चलिए उसके बाद क्या, AgNO3 के घोल में तांबे की छड़ डालने पर नीला क्यों हो जाता है? देखिए कॉपर जो ऊपर स्थित है, कॉपर ऊपर है, सिल्वर नीचे है, तो क्या होगा, ऊपर धातु है नीचे विलयन है, तो इसको हटा देगा, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि लोहे पर निम्नलिखित धातुओं में से किसकी परत चढ़ाई जा सकती है? लोहे के नीचे जितनी भी धातु होती है उनकी परत चढ़ाई जा सकती है, तो लोहे के नीचे ये है, इनमें तीनों में से फिलहाल यही है। तो उसके बाद का सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है Zn+H2O, क्वेश्चन में कह रहा है Zn तनु HTL से क्रिया करता है परंतु CO नहीं, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, जबकि हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातु हम लोग से क्रिया नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कौन सी क्रिया पॉसिबल हुई। देखिए इसमें आप ये देखिए, ये रिएक्शन आपको गिवन है, तो इसमें जो धातु है जो ऊपर होगा उसे धातु के रूप में लिखेंगे, ठीक है, और जो नीचे होगा उसे विलयन के रूप में लिखेंगे। देखो ये विलयन है ना, कॉपर विलयन है, कैसे पता, विलयन तो ये भी है, लेकिन विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये धातु है, ऊपर है, ऊपर जो होगा उसे धातु मानेंगे, जो उसके नीचे होगा, जैसे कॉपर नीचे है तो उसको विलयन मान लेंगे। तो रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका विलयन जिंक का विलयन हो जाएगा, कॉपर धातु अलग हो जाएगा, तो ये रिएक्शन होगी उसमें। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या टिन 1 ml HCl में घुलेगा? जी हाँ घुल जाएगा, घुल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, क्या निकल के पात्र में 1 m कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? देखिए निकल के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, नहीं, क्योंकि निकल जो है वो क्रिया कर लेगा, क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा, क्रिया करके निकल सल्फेट बना देगा, क्या बना देगा, निकल सल्फेट। इस वजह से हम उसमें नहीं रख सकते। मान लीजिए धातु कॉपर से नीचे होता तो फिर रख सकते थे, लेकिन कॉपर से ऊपर आता निकल, इस वजह से हम नहीं रखेंगे। 20 नंबर सवाल में क्या कह रहा पढ़िए। कह रहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu तथा Hg की स्थिति हाइड्रोजन से नीचे है, तो कारण बताइए निम्न में से कौन सी क्रिया संभव है कौन सी नहीं। तो आपको बता दें हम, इन दोनों में कोई भी अब क्रिया संभव नहीं है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन से नीचे, कोई भी संभव नहीं है, ये भी नहीं संभव, ये भी नहीं संभव। ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा माइनस का देखा जाए जिंक है, जिंक का जो है -763 जो है सबसे ज़्यादा माइनस में। इस वजह से ये दोनों को ऊपर स्थित होगा, किससे, दोनों मतलब Fe और कॉपर के ऊपर स्थित होगा, इस वजह से इनके विलयन को ये विस्थापित कर देंगे। उसके बाद 22 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 22 नंबर में कह रहा है Mg दिया है एक रिएक्शन, एक कॉपर का दिया है, तो इन इलेक्ट्रोड से बने सेल का मानक ईएमएफ क्या होगा? तो दोनों को घटा दो। देखिए Mg का आपको दिया है, ये कॉपर का दिया है, तो दोनों घटा, ज़्यादा में से कम को घटाइए, ज़्यादा ये है, इससे इसको घटा देंगे, पहले ज़्यादा वाला लिखेंगे फिर कम वाले लिखेंगे। माइनस में घटा रहे हैं हम, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखो बेटा 23 में कह रहा है ZHNO3 का होल ट्वाइज और Ag 2AgNO3 प्लस जिंक
क्या रिएक्शन पॉसिबल है दोस्तों? नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि धातु नीचे है, विलयन ऊपर है, इस वजह से रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। ये धातु जो है जिंक से नीचे स्थित है, इस वजह से पॉसिबल नहीं होगा। मान लो ये धातु जिंक सल्फेट के विलयन से, विलयन है ना, क्योंकि यहाँ NO3 लगा है, इस वजह से विलयन है। अब जिंक से ऊपर होता तो इसको विस्थापित कर देता। ठीक, चलिए इसके बाद तो क्या करा क्वेश्चन में, को ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं? देखिए ये पॉसिबल होगा, कॉपर ऊपर है, विलयन नीचे है। देखिए प्लस लगा, इसका मतलब विलयन है, तो फिर धातु जो ऊपर है, धातु क्या है? ऊपर है, इस वजह से रिएक्शन पॉसिबल होगी। उसके बाद देखिए ये रिएक्शन दिया है आपको सवाल में, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये धातु जो है इसके नीचे स्थित होना चाहिए था, जो कि ऊपर स्थित है। धातुओं का अपोजिट चलता है, धातुओं के उल्टे चलता है। ठीक है, धातुओं का उल्टा धातुओं में चलता है। इससे विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातु जो ऊपर होती है वो अपने से नीचे वाले को हटा देती हैं, लेकिन अधातुओं में जो नीचे होती है अपने से ऊपर वालों को हटा देती हैं। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आई ऊपर है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, आप जाके देख लें। उसके बाद 25 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड के 3 मान दिए हैं, तो इनमें क्या करेंगे आप, जो सबसे ज़्यादा माइनस में होगा उसको ज़्यादा सबसे पहले लिखें। सबसे ज़्यादा माइनस में देखिए वाई है, तो वाई को पहले लिखा गया, फिर उसके बाद देखिए जेड है, फिर इसको लिख दिया, फिर एक्स को लिख दिया गया। ठीक है, उसके बाद आखिरी नंबर सवाल क्या कह रहा है कि इनके एक का माइनस में दिया, एक का प्लस में दिया, तो क्वेश्चन कह रहा है माइनस का युग्म मानक अपचयन विभव चाहिए, तो माइनस का जो युग्म मानक अपचयन विभव होगा उसका प्लस कर देना, बस हो जाएगा, सिंपल तरीका। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।